वेलकम टू द अभ्यास एकेडमी स्टूडेंट्स। और ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है क्लास 10th के लिए, जो प्रीवियस लेक्चर को ही कनेक्ट करेगा, जिसमें हमने सीखा सॉल्ट किस तरह से बनते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो अगर हम उन टाइप को सीखने के बाद अब कुछ कॉमन सॉल्ट्स ले जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, तो इस वीडियो लेक्चर में हमें एक तो उनके प्रिपरेशन मेथड सीखने हैं और उसके अलावा हमें यहाँ पर उनके यूजेस को सीखना है, और एक हमारी डेली लाइफ में जो पीएच के कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में सीखना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ कॉमन सॉल्ट्स जो हमारे सिलेबस में है एनसीईआरटी के 10th क्लास के, उनके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा उनके केमिकल फॉर्मूले, सिंपल नेम और जिन्हें कॉमन नेम कह सकते हैं, और केमिकल नेम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो सॉल्ट हमारे सिलेबस में है उसके बारे में हम बात करेंगे, फिर हम उनके कॉमन नेम्स के बारे में बात करेंगे, और फिर हम उनके केमिकल नेम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं, जैसे आप सीखेंगे NaOH के बारे में, और ये है आपका कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। और अगर हम इसके केमिकल नेम के बारे में देखें, ये है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड हम ले लेते हैं NaHCO3, इसको कॉमनली हम कहेंगे बेकिंग सोडा, और इसका केमिकल नेम रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, आप इसे कह सकते हैं। इसके बाद हम ले लेते हैं Na2CO3.10H2O, ये है वॉशिंग सोडा, और इस वॉशिंग सोडा का हम केमिकल नेम लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट, और केमिस्ट्री में 10 कहते हैं हम डेका, तो डेका, और H2O के लिए वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे हाइड्रेट, तो ये हो जाएगा डेका हाइड्रेट। इसके बाद हम सॉल्ट लेंगे CaOCl2, ये है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर। और इसका अगर केमिकल नेम आपको लिखना होगा तो ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक। इसके बाद हम लेंगे CaSO4.2H2O, ये है जिप्सम। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछे जाएंगे। इसका केमिकल नेम लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट, और 2 के लिए लिखेंगे डाई, और वाटर मॉलिक्यूल के लिए लिखेंगे हाइड्रेट। तो इस तरह से CaSO4 हाफ H2O, ये है आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जिसका नाम लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट। हाफ के लिए साइंस में हम यूज करते हैं हेमी, और हाइड्रेट। तो इस तरह से ये इनके नाम हो गए। ये कुछ कॉमन सॉल्ट्स हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, इन्हीं के प्रिपरेशन मेथड, इन्हीं के केमिकल रिएक्शंस और इन्हीं के यूजेस हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले इनके कॉमन नेम और इनके केमिकल नेम और इनके फॉर्मूले के बारे में जानना जरूरी है, ताकि जब भी आपको कोई सा एक वर्ड कह दिया जाए तो बाकी के सारे वर्ड इससे रिलेटेड आपको दिमाग में आ जाने चाहिए, अब तभी आप इनके बारे में जान पाएंगे। तो अब हम इनमें सीक्वेंशियली हम इनके प्रिपरेशन मेथड और इनके रिएक्शंस के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आप इन्हें सबसे पहले नोट कर लें। तो सबसे पहले हम लेते हैं NaOH, कास्टिक सोडा बनाने का प्रिपरेशन मेथड। इसे आप कह सकते हैं कि इसे बना सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करके आप इसे बना सकते हैं, या इस प्रोसेस को हम एक नाम और देते हैं क्लोर एल्केलाई प्रोसेस, ये नाम इसे दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ये पता चल जाएगा आपको। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि करंट लगा के इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मतलब तोड़ना, तो किसी कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में घोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में घोलने के बाद फिर उसे ब्रेक डाउन करना, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस।
तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, जो कॉमन नमक सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट होता है हमारे पास में NaCl, उसका एक्वस सॉल्यूशन। तो NaCl और H2O लिया, इसका अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस करवाने पर ये बन जाएगा आपका NaOH, हाइड्रोजन गैस बनेगा और क्लोरीन गैस बनेगा। ठीक है, तो ये तो है इसकी कंप्लीट रिएक्शन। अब इसमें क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछे जाते हैं, उनका आंसर देने के लिए आपको इसकी मैकेनिज्म को समझना होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म को। और रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि इस रिएक्शन के दौरान क्या हुआ होगा वो आपको क्लैरिफाई करना होता है। देखो, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं किसी चीज का, तो आप करंट लगाएंगे एक बैटरी का इस्तेमाल करके, तो उस बैटरी में दो पोल होते हैं, एक पॉजिटिव पोल एक निगेटिव पोल, जिसे हम एनोड और कैथोड कहते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे एनोड की, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, जब आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, जो NaCl है वो अपने आयंस में टूट जाएगा, Na आयन में और Cl आयन में। इसी तरह जो H2O है वो आपका अपने आयंस में टूट जाएगा और वो होंगे H आयन और OH आयन। तो इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद, अपने आयंस में टूटने के बाद, कुछ आयन ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव वाले पर जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो निगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएंगे। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर कौन जा सकता है, पॉजिटिव पर निगेटिव वाले आयन। निगेटिव आयन आपके पास दो तरह के हैं, Cl आयन है और एक OH आयन है। तो यहाँ पर Cl जाए कि OH जाए, वो कॉन्सेप्ट आप 12th क्लास में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल याद रखने के लिए मैं ऐसे बता देता हूँ। देखो, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है हमारा, वो OH से कोई बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि क्लोरीन गैस बनती दिखाई दे रही है। तो इसमें Cl को आप इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर पहुंचाइए, तो Cl इस इलेक्ट्रोड पर पहुंचा। अब Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आपने प्रीवियस क्लास में 9th क्लास में सीखा होगा कि जब किसी आयन पर किसी एटम पर कोई इलेक्ट्रॉन ले ले या दे दे तो चार्ज आ जाता है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो नेगेटिव चार्ज, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी भी आयन के लिए समझ लीजिए एक तरह से टेंशन है, ये उस टेंशन को रिलीज करने की कोशिश करेगा। तो ये नेगेटिव आयन है, इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि इसने किसी का इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। अगर हम इसका ये इलेक्ट्रॉन वापस दे दें, निकाल दें, मींस हमने कर दिया -1 इलेक्ट्रॉन, जो कि एनोड पर काम होता है। एनोड पर इलेक्ट्रॉन कोई भी आयन जाके छोड़ता है, और वो आयन कौन होगा, नेगेटिव आयन, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो एनोड पर हमेशा रिलीज किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर इसने ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इसका एक माइनस चार्ज खत्म हो जाएगा और ये Cl का एटम बन जाएगा। और ऐसे ऐसे बहुत सारे Cl के आयन एटम बनते रहेंगे, उनमें से दो एटम आपस में जुड़ जाएंगे और ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। इस तरह से क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल बन गया एनोड पर। अब दूसरा इलेक्ट्रोड जो है एट कैथोड, कैथोड पर मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, पॉजिटिव आयन जाएंगे, और पॉजिटिव आयन में आपके पास Na है और H है, तो हाइड्रोजन गैस निकालनी है आपको, तो H को पहुंचाएं वहां पर। हमने अभी जिस तरह से ये कहा कि नेगेटिव आयन पर, जिस तरह नेगेटिव आयन पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने की वजह से चार्ज था, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो पॉजिटिव आयन पर चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। और वो इलेक्ट्रोड, मान लीजिए ये आपका बीकर है, आपने एक इलेक्ट्रोड ये लगा रखा है, एक इलेक्ट्रोड ये लगा रखा है, और यहाँ पे आपकी बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। सपोज करें NaCl का एक्वस सॉल्यूशन आपका यहाँ पे था, तो इसमें से क्या होगा, ये वाला आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, ये कहलाएगा कैथोड, और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो ये कहलाएगा आपका, सॉरी, जो पॉजिटिव है उसे आप कहेंगे एनोड, और ये जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड है ये होगा कैथोड। आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है
दिए जाते हैं, किसी आयन को इलेक्ट्रॉन कैथोड पर दिए जाते हैं, और किसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और वो कौन होता है, पॉजिटिव आयन। तो जो आपके पॉजिटिव आयंस हैं वे तो आपके जाएंगे कैथोड पर, और जो निगेटिव आयंस हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ने होते हैं वो जाते हैं यहां पर एनोड पर। तो होगा क्या, जब निगेटिव आयन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया अपना, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, बैटरी में जाएगा, बैटरी में से यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, तो वो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसको अगर जो Cl ने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज किया होगा वो घूम करके सर्किट में को कंप्लीट होकर के यहाँ पे आएगा और उसे H आयन एक्सेप्ट कर लेगा। अगर इसको इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन दे दे जो कि निगेटिवली चार्ज होता है, तो ये एटम में बदल जाएगा। तो ये H प्लस आयन H एटम में बदल गया। ऐसे H प्लस आयन बहुत सारे एटम में बदलते रहेंगे और दो दो जुड़ते रहेंगे और हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनता रहेगा। ये बात आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोरोअल्कली या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन व्हिच गैस इज प्रोड्यूस्ड एट व्हिच इलेक्ट्रोड, मतलब कौन सी गैस कौन से इलेक्ट्रोड पर बनती है। तो मैं अगर आपसे बात करूं, जब आपने मैकेनिज्म समझ ली है तो बताओ, एक इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन ये हो रही है, एक इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन ये हो रही है, तो कहां पर आपकी हाइड्रोजन गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है आपकी कैथोड पर, और क्लोरीन गैस जो है वो बनेगी आपकी एनोड पर। बाकी कौन बचता है इसमें, Na प्लस आयन बचे और यहां से OH आयन बचे, ये दोनों आप आपस में मिला दीजिए, ये आपका NaOH हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन करके तीन चीजें बनी थी, NaOH ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा और क्लोरीन गैस ये रहा। तो इस तरह से ये NaOH का प्रिपरेशन मेथड है। इसे क्लोरोअल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं, दिस इज क्लोरीन गैस, और NaOH एक एल्केलाई है। एल्केलाई कौन होते हैं, ऐसे बेस जो पानी में सॉल्युबल होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, आप चाहे तो इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हाट आर एल्केलाई। जैसे मान लीजिए NaOH, इसे आप पानी में डालें तो ये आपका सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल बेस, ठीक है, ये सॉल्युबल बेस है तो इसे कहेंगे हम एल्केलाई। बेस क्यों है, क्योंकि इसमें OH है, OH आयन दे सकता है, डेफिनेशन तो हम सीख चुके हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे MgOH ट्वाइस की, तो ये आपका इनसॉल्युबल रहेगा, ये पानी में नहीं घुलेगा, तो इसे हम कहेंगे नॉन एल्केलाई, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लोरोअल्कली प्रोसेस हो जाती है। इसको आप अच्छे से लिख करके समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको ये प्रोसेस कंप्लीट समझ में आएगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हॉट्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ट्रिकी बना के दिए जाते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आता है तो आप कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इससे हम आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सॉल्ट की, कंपाउंड की, जो कि है NaHCO3, बेकिंग सोडा की बात कर लेते हैं। बेकिंग सोडा में हम क्या करेंगे, इसके प्रिपरेशन मेथड के लिए आप ये कहिए कि आप ब्राइन सॉल्यूशन ले, मतलब NaCl और वाटर, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले और इसमें आप अमोनिया मिक्स कर दें, NH3 अमोनिया, तो ये आपका ब्राइन सॉल्यूशन है। अगर हम इसमें अमोनिया मिक्स कर देते हैं तो ये हो जाएगा अब अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक है, इस तरह से। अब आप ये कहिए स्टेटमेंट में, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन में अगर आप CO2 गैस पास करवा देते हैं तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन देन वी गेट NaHCO3 एंड NH4Cl, तब हमें ये मिलेंगे। ये रहा हमारा बेकिंग सोडा। अब इससे आगे क्वेश्चन आपसे कई तरह से पूछा जा सकता है। देखो मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, आपसे या तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ विल यू गेट वॉशिंग सोडा फ्रॉम बेकिंग सोडा, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी बात आपसे ये पूछी जा सकती है, व्हाट विल हैपन इफ बेकिंग सोडा इज हीटेड, अगर हम बेकिंग सोडा को गर्म कर दे तो क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, व्हाट विल बी द हीटिंग इफेक्ट ऑन बेकिंग सोडा। तीनों क्वेश्चन का जवाब एक ही रहेगा, आप इसको हीट करें
तो जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हीट करने पर आप इससे बनाएंगे Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, ये बनेंगे। ये आपको 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे, ठीक है। तो इससे आपका हीटिंग इफेक्ट क्या होगा कि हीटिंग इफेक्ट ये होगा कि इससे सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। एक्चुअली यहीं पर ही आपको वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट होता हुआ दिख जाएगा। ये जो सोडियम कार्बोनेट है इन वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा Na2CO3 और ये इनमें से 10H2O को एब्जॉर्ब करेगा और 10H2O को एब्जॉर्ब करने के बाद में ये Na2CO3 डॉट 10H2O बन जाएगा। ये रहा हमारा वॉशिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर वो वॉशिंग सोडा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे फर्दर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चलिए ठीक है, मान लीजिए आपने ये तो बता दिया कि बेकिंग सोडा को अगर हम गर्म कर दें तो क्या होगा, ये हमें पता चल गया। लेकिन अगर वॉशिंग सोडा को फर्दर गर्म कर दिया जाए तो आप ले लीजिए, इसे भी हीट कर लीजिए 10H2O को। अगर आप इसे हीट करेंगे तो इसमें से ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल है निकल के चले जाएंगे एज ए स्टीम और ये आपका बनेगा 10H2O। अब ये तो एज ए स्टीम निकल करके चला जाएगा। ये जो Na2CO3 बचा है इसे हम कहते हैं सोडा ऐश। ऐश मतलब राख के जैसे। और अगर कहें कि और ज्यादा गर्म कर दे तो क्या होगा, Na2CO3 को अगर आप गर्म करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो यहां से स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, कई सारे क्वेश्चन कई तरह घुमा फिरा करके आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा सवाल आपसे आंसर आपके नहीं होंगे। किस तरह से, जैसे मैंने भी 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे डिस्कस किए। एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस करता हूं यहाँ पे। हम इसे कह रहे हैं बेकिंग सोडा, एक होता है बेकिंग पाउडर। इसमें और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है? बेकिंग सोडा इज NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन अगर आप इसमें NaHCO3 में थोड़ा सा टार्टरिक एसिड मिला देते हैं तो ये बेकिंग पाउडर बन जाता है। और इस बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल जो है बेकरी इंडस्ट्री में किया जाता है। तो एक तो क्वेश्चन यहां से बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि बेकरी इंडस्ट्री में बेकिंग सोडा का काम क्या है। एक्चुअली बहुत ध्यान से, चाहे इसे नोट कर लीजिएगा साथ के साथ, ध्यान रखिएगा। जब आप उसे आटे में जो ब्रेड बनाते हैं, बन बनाते हैं, भटूरे बनाते हैं या और दूसरी चीजें जलेबी वगैरह बनाते हैं तो उनमें डाल दिया जाता है बेकिंग सोडा। तो उससे होता क्या है, क्वेश्चन यहां से बनता है। तो उसमें क्या होता है, जब आप उस आटे में या जो भी आपने डफ बनाया हुआ है उसमें आप बेकिंग सोडा डालते हैं और जब वो हीट होगा तो हीट होने पर उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं उसके बबल्स, इसके बबल्स मेक इट कॉफी। जो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, उस आटे में, उस मैदे में, जो भी चीज आपने ली है वो उसमें बबल्स बनने की वजह से वो उसे पफी बना देती है। पफी मतलब स्पॉन्ज टाइप, जैसे ब्रेड और बन होते हैं। और इस तरह से आप जवाब दे पाएंगे कि इसका बेकरी इंडस्ट्री में क्या यूज है। तो ऐसे बेकिंग सोडा का एक तो यूज यहाँ पे हो ही गया, जो मैं आपको कह रहा था कि आपको प्रिपरेशन मेथड, केमिकल रिएक्शन और यूज सीखने हैं। तो इसका इस्तेमाल एक तो बेकरी इंडस्ट्री में होता है इस तरीके से, इस रिएक्शन के हिसाब से। एक इसका इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता है। फायर एक्सटिंग्विशर में किस तरह से, ये रिएक्शन आप पहले भी देख चुके हैं, NaHCO3 उसमें जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके ये Na2SO4 CO2 और H2O बनाता है। H2O इग्निशन टेम्परेचर कम कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई को खत्म कर देता है। तो आग 3 वजह से लगती है, फ्यूल, ऑक्सीजन और इग्निशन टेम्परेचर। तीनों में से कोई भी चीज अगर एब्सेंट हो जाए तो आग बुझ जाएगी। जबकि यहाँ पर तो पानी तो इग्निशन टेम्परेचर को डाउन कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक रहा है, इसलिए यहाँ पर ये आग को बुझा देगा। इसलिए इसका फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है।
तो ये इसके कुछ यूज हैं। वॉशिंग सोडा है वो पेपर इंडस्ट्री में, क्लॉथ इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में, इन सब जगहों पर इनके यूज होते हैं। एक यूज की और बात कर लेते हैं हम। बेकिंग सोडा जो है वो हमारा बेसिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का, तो इसलिए इसका यूज एज ए एंटासिड भी किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब एसिडिटी हो जाती है पेट में, हमारे स्टमक में HCl बनता है, जब वो एक्सेस अमाउंट में बनने लगता है तो उससे जलन महसूस होती है, जिसे एसिडिटी कहते हैं। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो उस एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करता है उसे हम कहते हैं एंटासिड। तो वहां पर NaHCO3 का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके प्रिपरेशन मेथड, केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ यूजेस के बारे में हमने पढ़ा, इन्हें नोट करें और हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की, CaOH2, और इसमें आप जब क्लोरीन गैस पास करवा देंगे तो ये CaOCl2 और H2O इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आपका ब्लीचिंग पाउडर इस तरह से बनता है और इसे हम कहते हैं लाइम वाटर। तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन मेथड इतना आसान सा है, लेकिन इससे क्वेश्चन बड़े ट्रिकी बनाए जाते हैं। कैसे? देखो, ये क्लोरीन गैस को ना हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि इसको घुमा फिरा करके कहा जाता है कि एक गैस है जो क्लोरएल्केलाइ प्रोसेस में बनती है, या एक गैस है जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन में बनती है। उसको मान लो गैस X है, उस X गैस को एक कंपाउंड Y के साथ मिक्स किया जाता है, जिससे एक कंपाउंड Z बनता है जो एज ए डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल होता है। XYZ बताओ और केमिकल रिएक्शन लिखो। क्वेश्चन सुनिए, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये क्वेश्चन इसी तरह से मिलेगा कि ए गैस X इज formed in electrolysis of brine solution। ब्राउन सॉल्यूशन के उसमें एक गैस X बनती है जिसको which react with Y, जो Y के साथ रिएक्शन करती है to form Z। ठीक है, यहां पर X Y Z ये तीनों आ गए। अब इसके बाद में कहते हैं दिस Z is used as डिसइंफेक्टेंट, ये एज ए डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है। तो आपको दरअसल इसका अगर यूज पता होगा, इसमें केवल आपको एक क्लू मिला है, उस एक क्लू को पकड़ के आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि आपका जो ब्लीचिंग पाउडर है वो एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज होता है, तो जाहिर सी बात है कि आपका Z जो है वो डिसइंफेक्टेंट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब ब्लीचिंग पाउडर होने वाला है। तो यहां पर आपका जो Z होगा वो CaOCl2 होगा। अब CaOCl2 बनता है किसमें? आप अब ये क्लू पकड़िए कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, उसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन में दो गैस बनी थी। X मतलब वो गैस या तो H2 हो सकती है और या फिर हो सकती है क्लोरीन गैस। अब इन दोनों में से कौन सी गैस Y के साथ रिएक्शन करे कि ब्लीचिंग पाउडर बने? अब हमने जब ये इक्वेशन देख ली है तो ये बनाने के लिए इन दोनों में से कौन सी गैस चाहिए? क्लोरीन गैस। और ये जो X गैस है इसको किसके साथ रिएक्शन करना चाहिए? इसके साथ। तो आपका जो Y है वो CaOH2 मतलब लाइम वाटर होगा। और इसको आप जब रिएक्शन के तौर पे दिखाएंगे, इसकी केमिकल रिएक्शन भी लिखने को आपको कहा जाएगा, तो आप लिखेंगे NaCl plus H2O और यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा NaOH प्लस H2 प्लस Cl2 और इसके बाद में एक रिएक्शन तो ये हो जाएगी, सेकेंड रिएक्शन हो जाएगी आपकी CaOH2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू CaOCl2 और H2O। तो आपका X ये रहा, Y ये रहा और Z ये रहा। इस तरह का क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आता है और ये हॉट्स टाइप के क्वेश्चन कहलाते हैं, जिसमें थोड़ा आपको
क्रिटिकली सोचना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज है। इसका यूज कहाँ पे होता है वो अभी हमने डिस्कस किया। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज होता है वो हमारा यूज होता है एज ए डिसइंफेक्टेंट। दूसरा यूज इसका कलर उड़ाने में होता है। ब्लीचिंग का मतलब होता ही ये है कि कोई भी चीज ब्लीचिंग कहलाएगी। ब्लीचिंग एजेंट उसे कहते हैं जो कलरफुल चीज का कलरलेस बना दे, उस चीज को हम ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं। तो इसलिए ये ब्लीचिंग पाउडर इसीलिए इसका नाम है क्योंकि ये चीजों का कलर उड़ा देता है। चीजों का मतलब कपड़े का, कागज का, ताकि हम उन पे अपनी मर्जी का कलर कर सकें फिर उसके बाद में। या बहुत सारी जगह पे लेदर इंडस्ट्री में और क्लोथिंग इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है और एज ए डिसइंफेक्टेंट भी इसका यूज होता है। तो इसको नोट करिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बाद में करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। फिलहाल हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है जिप्सम से पीओपी बनाने का। अब हमें नेक्स्ट देखना है CaSO4.2H2O। अगर हम इसे हीट कर देते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट करने पर ये CaSO4.12H2O और +1.5 H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने पहले ही पढ़ रखा है कि 2H2O होंगे तो ये जिप्सम है, और जब इसको हम हीट कर देंगे 1/2 H2O वाला CaSO4 जो है वो POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन यहां पर एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इस क्वेश्चन को आपसे ना कई तरीके से पूछा जा सकता है। देखो, एक तो ये कि अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करोगे तो क्या होगा, तब तो ये होगा। दूसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है कि अगर आपने इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म कर दिया तो क्या होगा, तो आपको कैल्शियम सल्फेट मिलेगा और दोनों के दोनों वाटर मॉलिक्यूल निकल करके चले जाएंगे, तब ये होगा। तीसरा क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जाता है कि CaSO4.12H2O जो है इसके अगर पानी से रिएक्शन करवा दे तो क्या होगा, ये 1.5 H2O से रिएक्शन करेगा और CaSO4+.2H2O ये बना देगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही क्यों रखना जरूरी है जब आप जिप्सम को हीट कर रहे हो। तो जिप्सम को हीट करने के लिए आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर रखना होगा जिससे कि आपको पीओपी मिल जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो वो आपका कैल्शियम सल्फेट में चेंज हो जाएगा, ना कि पीओपी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो इसका यूज ये है कि इसका इस्तेमाल एक तो जो फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियां टूट जाती है, उसमें जो प्लास्टर करते हैं जो व्हाइट कलर का होता है वो पीओपी ही होता है। दूसरा, घरों में जो डिजाइन बनाए जाते हैं, छतों में, दीवारों में पीओपी के जो डिजाइन बनाए जाते हैं वहां पर। इसके अलावा जो स्टेचूज होते हैं, जो जैसे लाफिंग बुद्धा है, भगवान की छोटी मूर्तियां बनाते हैं, वो एक फ्रेम में वो पीओपी का पेस्ट बना के डाल देते हैं और उससे वो उसका रूप ले लेती है, फिर उस पर कलर कर देते हैं वो अलग से। तो वे स्टैचूज जो हैं वे भी पीओपी से ही बनाए जाते हैं। तो ये इसके कुछ यूजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये कुछ कॉमन कंपाउंड्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जिनके आपको केमिकल रिएक्शंस, प्रिपरेशन मेथड और उनके आपको यूजेस के बारे में सीखना है। एक थोड़ा अलग से मैं आपको बता देता हूँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, उससे भी रिलेटेड आपसे डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वो ये है, आपको कुछ कॉमन नाम याद करने हैं और उनकी रिएक्शंस। जैसे CaCO3 है, इसको हम कहते हैं लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। ठीक है, अगर आप इसे हीट कर देते हैं तो हीट करने पर ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाएगी। तो इससे जो बनता है इसे हम कहते हैं क्विक लाइम, बिना बुझा चूना। ठीक है, जो व्हाइट वॉशिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो सफेद रंग की पुताई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम इसमें पानी डालते हैं
तो पानी डालने पर इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बहुत सारी हीट निकलती है। अगर आपने कभी देखा हो जो व्हाइट कलर का जो ग्राउंड में भी हम चूना डालते हैं वो लाके पानी में डाल के देखिए तो वो पानी इवन उबलने लगता है। तो जब वो पानी उबलने लगता है उसमें हीट पैदा होती है। तो ये एक एग्जाम्पल है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जिसमें हीट निकलती है। अब उसे आप थोड़ी देर अगर रखा रहने दें तो उसमें जो है आपका ऊपर ट्रांसपेरेंट वाटर बचता है जिसे आप कहते हैं लाइम वाटर, ठीक है। और जो नीचे व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाता है उसे कहते हैं स्लेक्ड लाइम। और इस रिएक्शन में जो हीट निकलती है इस वजह से इस प्रोसेस को स्लेकिंग भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन बायोलॉजी में आपसे पूछा जाता है कि आप कैसे साबित करोगे कि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस निकलती है। तो आप लाइम वाटर लेके टेस्ट ट्यूब में स्ट्रॉ लें, पाइप जिससे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें डाल के आप उससे फूंक मारें, अपने सांस की फूंक मारें बाहर की तरफ को, तो वो जो आपके अंदर से गैस निकलेगी अगर वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड हुई तो वो लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करके CaCO3 बनाएगी, CaCO3 और H2O बनाएगी। और CaCO3 जो है ये आपका इनसोल्यूबल इन वाटर होता है और व्हाइट कलर का होता है। तो अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिएक्शन कर गई तो ये जो ट्रांसपेरेंट लाइम वाटर था वो अब मिल्की व्हाइट में चेंज हो जाएगा। मिल्की व्हाइट कलर आ गया तो इसका मतलब आपकी सांस के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। लेकिन अगर यहीं पे एक क्वेश्चन मैं और कहूं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है आप और ज्यादा देर तक उसमें पास करवाते रहे तो इसमें रिएक्शन होके CaCO3 प्लस H2O के साथ में और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगी तो ये बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि सोल्यूबल होता है। तो यहां से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाने पर मिल्की व्हाइट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है, जो कि इनसोल्यूबल होता है, उसके व्हाइट कलर की वजह से वो मिल्की व्हाइट हो जाता है। फिर अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा देर तक फ्लो करवाई जाए तो क्या होगा? वो सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट में बदल जाएगा और जो मिल्की व्हाइट कलर था वो व्हाइट कलर अब गायब हो जाएगा। तो यहां से भी आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। अब इनको सारी रिएक्शंस को मैं एक बार एक जगह आपको लिख करके दिखा देता हूं जिससे कि सारी रिएक्शंस आप एक बार में लिख सके और आपको प्रैक्टिस भी इस पोर्शन की ऐसे ही करनी है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है जहां से 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं, हॉट्स टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं और सबसे ट्रिकी क्वेश्चन केमिस्ट्री में आपके यहीं से बन के आते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार दोबारा से आपको यहाँ पे सारी रिएक्शंस एक साथ लिख के दिखा देता हूं जिससे कि आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले ले चाहे तो, और वो सारी रिएक्शन की आप बार बार लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आप इसे नोट कीजिए। तो देखो, सबसे पहले हमने बात की NaCl और H2O, इसे अगर इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे तो Cl2 और H2 गैस बनेगी, एक एनोड पर और एक कैथोड पर बनेगी। तो ये तो था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का क्लोर एल्केलाइन मेथड, आप अपने आप से लिख लेंगे। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर NaCl, ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। NaCl प्लस H2O प्लस NH3, ये है हमारा ब्राइन सॉल्यूशन, अमोनिकल ब्राइन सॉल्यूशन। इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाएंगे तो इससे NaHCO3 बनेगा, NH4Cl बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बन गया बेकिंग सोडा। फिर हमने ये रिएक्शन पढ़ी। इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हम इस बेकिंग सोडा को हीट कर देते हैं तो इससे हम ले सकते हैं वॉशिंग सोडा, CO2 और H2O। अब यहाँ पे जो ये Na2CO3 है ये 10H2O को एब्जॉर्ब करेगा और ये बन जाएगा Na2CO3.10H2O। ये हो गया हमारा वॉशिंग सोडा। अब वॉशिंग सोडा पर हीटिंग इफेक्ट, Na2CO3.10H2O को आप हीट कर देंगे तो क्या होगा? Na2CO3
प्लस 10H2O, ये जो 10H2O है एज ए स्टीम निकल के चले जाएंगे, इससे आगे इस पे हीटिंग इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, तो एक हमारी रिएक्शन ये हो गई, एक हमारी रिएक्शन ये हो गई, ये बाकी की मैं एक जगह कर लेता हूं। इसके बाद हम जाते हैं इस पर CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने क्लोरीन गैस पास करवाई तो हमें मिला CaOCl2 और H2O। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं CaSO4.2H2O, इसे अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करोगे तो CaSO4.12H2O प्लस 1.5 H2O ये बनेगा। 100 से ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखोगे तो इस कंडीशन में मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये आपको कैल्शियम सल्फेट मिलेगा और दोनों के दोनों H2O मॉलिक्यूल ऐसे स्टीम निकल करके चले जाएंगे। तो ये ऐसे समझ लीजिए कि एक्सट्रैक्ट है जो अभी हमने पीछे पढ़ा। ये रिएक्शंस आपकी बहुत हेल्प करने वाली है और इनसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप इनको रट ले, जितने ज्यादा बार आप इनको लिखेंगे उतनी आपको याद हो जाएगी। और इस चैप्टर के मोस्टली जो हार्ड और टफ क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं रिएक्शन से सॉल्व होंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनको नोट कर लें और इनकी लिख के बार बार प्रैक्टिस करें। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और वो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा पीएच। पीएच होता है पोटेंस ऑफ H+ आयन। ये दूसरी लैंग्वेज का वर्ड है, इसे हम अपनी सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे, ऐसे कह लीजिए कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, या तो ये कह लीजिए या पावर ऑफ H+ आयन, और बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में आप कह लीजिए अमाउंट ऑफ H+ आयन। ठीक है, इस तरह से हम पीएच को समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं पीएच स्केल की। जो पीएच स्केल है एक ऐसा स्केल है जो 0 से 14 तक की यूनिट्स में होता है। तो यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से 0 से 14 तक की यूनिट्स में ये पीएच स्केल होता है। और इससे हम मेजर करते हैं किसी सॉल्यूशन की पीएच को। पीएच का मतलब वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है या फिर वो न्यूट्रल है, हमें इस पीएच स्केल के बेसिस पर ही पता चलता है। तो जब भी कोई चीज की पीएच 7 होती है तो वो चीज आपकी होती है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना तो वो एसिड होता और ना ही वो बेस होता। जैसे जैसे पीएच कम होगी वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ती चली जाती है, एसिडिक नेचर। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि पीएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक नेचर। ये आप ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जिसकी सबसे कम पीएच होगी वो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। ऐसे ही जितनी भी ज्यादा पीएच आपकी बढ़ती चली जाएगी उतनी ही ज्यादा पीएच बढ़ने पर वो कंपाउंड आपका बेसिक नेचर का होता चला जाएगा। और हम यहाँ कह सकते हैं कि पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक नेचर। हम ये कह सकते हैं जितनी ज्यादा पीएच होगी वो उतना ज्यादा कोई भी कंपाउंड बेसिक होगा। अब पीएच स्केल पर जो हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, इंडिकेटर्स में हमने पढ़ा था यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो यहाँ पर ग्रीन कलर देता है और ग्रीन कलर देने के साथ साथ यहाँ पर वो अगर मान लीजिए पीएच कम होती है तो यहाँ पर वो थोड़ा येलो कलर रहेगा, यहाँ पर वो ऑरेंज कलर देगा, यहाँ पर वो पिंक कलर देगा, यहाँ पर वो रेड कलर देगा। जब कोई भी कंपाउंड यूनिवर्सल इंडिकेटर डालने पर रेड कलर देगा मतलब वो बहुत ज्यादा बेसिक एसिडिक नेचर का है। यहाँ पर वो थोड़ा ब्लू देगा, स्काई ब्लू देगा,
इसके बाद वॉयलेट और पर्पल ले लेते हैं, पर्पल और फिर वॉयलेट। तो वॉयलेट कलर का मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर अगर किसी कंपाउंड में वॉयलेट कलर दे तो उसका मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा बेसिक नेचर का होगा। तो यहाँ पर ये कुछ हमारा पीएच स्केल के बारे में है, इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अब हम बात करते हैं यूज ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में पीएच के यूज क्या है। यहाँ पर आपको कॉपी पेन लेकर के सारी चीजें नोट करनी होंगी जिस तरह से आपका मन करे। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके कर लीजिए, बाद में आप उसको ट्रांसलेट कर लें। आप चाहे तो मेरी लैंग्वेज को साथ साथ इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख लें, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपके जो सिलेबस में डेली लाइफ के यूजेस दिए हुए हैं वो एज ए हेडिंग लिखूंगा और उनको वर्बली आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, थ्योरी लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला यूज हम लेते हैं एसिडिटी। एसिडिटी में होता क्या है, हमारी स्टमक में क्या होता है, HCl बनता है और वो HCl जो है बैक्टीरिया को मारने में और फूड को डाइजेस्ट करने में और जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है उन्हें एक्टिवेट करने में काम आता है, ठीक है। लेकिन जब वो एक्सेस अमाउंट में बनने लगता है तो उसकी वजह से पेन, इरिटेशन होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन होने लगती है, उसे हम कहते हैं एसिडिटी। एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl प्रोडक्शन को हम कहते हैं एसिडिटी। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं कोई एंटासिड। एंटासिड मतलब जो अगेंस्ट काम करे एक्सेस एसिड के, और वो अभी एक हमने बात की थी NaHCO3 हो सकता है या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो सकता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे हम कहेंगे MgOH का होल ट्वाइस, ये हो सकता है, ठीक है। तो एज एन एंटासिड हम इन सब्सटेंस का यूज कर सकते हैं जो एसिडिटी में काम आते हैं। दूसरा हम बात करते हैं सॉइल एसिडिटी के बारे में। सॉइल एसिडिटी क्या है, जब हम एक्सेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स यूज करने लगते हैं, जब खेतों में ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करने लगते हैं तो वहां पर सॉइल की पीएच जो है डाउन हो जाती है और वो सॉइल जो है आपकी एसिडिक हो जाती है। तो उस एसिडिक सॉइल को आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई तरीका देखना होता है। एक चीज नोट कीजिएगा, जितने भी मेटल के हाइड्रोक्साइड हैं वो आपके बेस होते हैं, मेटल के कार्बोनेट भी आपके बेस होते हैं, मेटल के ऑक्साइड भी आपके बेस होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, मेटल के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों आते हैं इस सेकंड कैटेगरी में। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, जब सॉइल एसिडिक हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए CaCO3 मतलब क्विक लाइम या लाइम स्टोन का पाउडर ये डालते हैं। और जनरली हमारे यहाँ रूरल एरियाज में तो जो गांव के एरियाज हैं उनमें तो क्या करते हैं, जैसे गन्ना कटता है उसकी जो पत्तियां होती है वो जला के खेतों में ही छोड़ देते हैं, उसकी जो राख है ऐश वो प्लफिंग के दौरान उस मिट्टी में ही मिक्स हो जाती है। तो जो वो ऐश है एक्चुअली वो बेसिक होती है नेचर में, जो फर्टिलाइजर यूज करने की वजह से एसिडिक नेचर सॉइल की हुई होगी ना, वो उसको न्यूट्रलाइज करने में काम आती है। या आपने देखा होगा गेहूं की कटाई के बाद जब प्लफिंग करते हैं खेतों की तो उसमें आपने खेतों में कहीं कहीं पे छोटे छोटे मिट्टी के ढेर लगे हुए देखे होंगे। एक्चुअली दैट इज ऑर्गेनिक मैन्योर, जो गोबर का मिट्टी का खेतों के लिए गांव में बनाते हैं। जब 2-3 साल के बाद डिकम्पोजिशन के बाद उसकी मिट्टी बन जाती है, उसको ले जाके खेतों में डाल देते हैं तो वो उस सॉइल के पीएच को मेंटेन करने में ही काम आता है, ठीक है। तीसरा हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन लिया जाता है यहाँ पर है टूथ डिके एंड टूथपेस्ट का इसमें रोल क्या है, हमें टूथपेस्ट क्यों करना चाहिए। देखो टूथ डिके को आसानी से समझने के लिए मैं एक काम करता हूं, आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जो भी हम ग्लूकोज खाते हैं, ग्लूकोज मतलब कोई भी से आप कह लीजिए कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट चाहे वो रोटी है, टॉफी है, कुछ भी मीठा है जिसमें ग्लूकोज होती है, तो उस ग्लूकोज को हमारे माउथ में जो प्रेजेंट बैक्टीरिया है वो एसिड में बदल देते हैं।
ठीक। वो एसिड क्या करता है, वो हमारे टीथ का जो इनेमल है, इनेमल डिग्रेड कर देता है, डिग्रेड। ठीक है, इनेमल क्या होता है, जो हमारे टीथ की सबसे हार्डेस्ट कवरिंग है, जो सबसे ऊपर का व्हाइट वाला हिस्सा जो हमारे टीथ का होता है ना, वो इनेमल होती है, और वो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जो बना रहता है कैल्शियम पैक्टेट और कैल्शियम फॉस्फेट जैसे कंपाउंड से। ये चीजें भी आपसे कंपटीशन और बोर्ड में पूछी जा सकती है, तो नोट कर लीजिएगा इसको। ये बना हुआ होता है एनिमल कैल्शियम पैक्टेट और कैल्शियम फॉस्फेट जैसे कंपाउंड से। ये एसिड उस एनिमल को डिग्रेड कर देता है, और जिसकी वजह से गड्ढा हो जाता है, कैविटी हो जाती है, और उस कैविटी को ही हम टूथ डिके भी कहते हैं, टूथ डिके। ठीक है, जब दांतों में वो गड्ढा ज्यादा गहराई तक हो जाता है, तो जो भी आप ठंडा या गर्म खाते या पीते हैं, तो वो आपकी न्यूरॉन्स को जाके टच करता है, जिसे हम कहते हैं सेंसेशन। ठीक है, सेंसोडाइन का जो ऐड आता है उसमें दिखाता है ना सेंसेशन का ऐड, तो वो वही होता है। जब आप ग्लूकोज खाएंगे तो जो बैक्टीरिया है उस ग्लूकोज को एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, वो एसिड आपका इनेमल को डिग्रेड कर देगा, उससे टूथ डिके और कैविटी हो जाएगी, और इसकी वजह से आपको सेंसेशन फील होगा। ठीक है, तो टूथ डिके का तो कॉन्सेप्ट है ये। अब बात करते हैं टूथपेस्ट की, कि टूथपेस्ट क्यों करते हैं। एक्चुअली टूथपेस्ट जो है वो हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, बेसिक नेचर के, जब वो बेसिक नेचर के होते हैं, इस एसिड के साथ रिएक्शन करके वो क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और जब ये एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ये इनेमल को डिग्रेड नहीं करेगा, इनेमल को डिग्रेड नहीं करेगा तो कैविटी नहीं होगी, कैविटी नहीं होगी तो सेंसेशन नहीं होगा। तो टूथपेस्ट इसलिए करना जरूरी है। अब होता क्या है, देखिए डॉक्टर्स जो हैं आपको दूध पीने की सलाह देते होंगे, तो आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे भी जो रात को दूध पीते हैं, लेकिन आप किसी डेंटिस्ट से पूछ के देखिए, वो आपको रात को दूध पीने की सलाह बिल्कुल नहीं देगा। शाम को पी ले, लेकिन रात को सोते समय ना पिए। उसकी वजह क्या है, क्योंकि रात के समय में, देखो दिन के समय में हमारे माउथ में सलाइवा आती है, वो सलाइवा में लाइसोजाइम होते हैं जो इन बैक्टीरिया को मार देते हैं जो उनसे एसिड बना रहे थे, या जो है हम उन्हें निकल के जाते हैं, फिर HCl मार देता है। तो दिन के समय में तो सलाइवा होती है जो इसे प्रोटेक्ट कर लेती है, लेकिन रात के समय में तो हम मुंह बंद करके सोते हैं, सलाइवा भी नहीं आती। तो क्या होता है, अगर आपने रात को जो दूध पिया है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट रहेगा, या आपने जो कोई मीठा खाया है उसमें जो ग्लूकोज रहेगी, आपके माउथ में बैक्टीरिया के पास पूरी रात पड़ी है उसको एसिड में बदलने के लिए, पूरी रात पड़ी है। अब आप सोच के देखिए कि दिन के समय में जो सलाइवा थी, अब वो उसे किल करने के लिए बैक्टीरिया को वो भी नहीं है, तो इसलिए पूरी रात बैक्टीरिया उस कार्बोहाइड्रेट को, उस ग्लूकोज को एसिड में कन्वर्ट करेगा, और इसलिए ज्यादा चांसेस हैं आपका टूथ डिके होने के। और आप ये फील भी कर सकते हैं, आपने कभी देखा हो, जैसे सुबह उठ करके आपको कभी फील हुआ हो, आपके माउथ में टेस्ट आता होगा खट्टा सा, सोर टेस्ट, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एसिड। इस एसिड की वजह से ही वो सोर टेस्ट आपके माउथ में आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टूथ डिके ना हो, तो आप रात को कभी भी दूध या मीठी चीज ना खा के सोएं, क्योंकि पूरी रात नहीं तो बैक्टीरिया एसिड बनाएंगे और वो आपका टूथ डिके कर देगा। तो इससे बेटर ऑप्शन क्या है, रात को सोते समय आप पेस्ट करें, चाहे सुबह करें ना करें, आई डोंट केयर, लेकिन रात को करके सोना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये है कि जो आप पेस्ट करेंगे उससे बैक्टीरिया मर जाएंगे, ब्रश से वो साफ हो जाएंगे। दूसरा रीजन, जो प्रोटेक्टिव लेयर बेस की, मतलब टूथपेस्ट की आपके दांतों पे चढ़ेगी, जो थोड़े बहुत बैक्टीरिया होंगे भी ना, और वो जो एसिड बनाएंगे वो उस एसिड को, ऑलरेडी जो बेस प्रेजेंट है वो न्यूट्रलाइज कर देगा, तो आपके दांतों का नुकसान कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा हम बात करते हैं, अगर आपको मधुमक्खी काट ले, हनी बी, और या फिर चींटी काट ले, तो वो हमारी बॉडी में क्या करती है, एक एसिड इंजेक्ट कर देती है, और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे उस पर बेकिंग सोडा, खाने का सोडा लगा देंगे। तो ये बेसिक नेचर का होता है, और
और ये बेसिक नेचर का होता है। तो ये इस एसिड को जो हमारी स्किन में मधुमक्खी ने डंक मार के इंजेक्ट किया है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। आंट जो है वो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है जिससे सूजन और जलन होती है। तो ये बेकिंग सोडा इसको एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर वेस्प काट ले ततैये जो होते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर एक बेसिक कंपाउंड इंजेक्ट कर देते हैं। तो उसका तरीका है कि आप यहाँ पर विनेगर का इस्तेमाल करें। विनेगर क्या है? विनेगर एसिटिक एसिड, जो एसिड होता है तो वो एसिड इस बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है जिससे कि उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। और एक यूज है आपका पहाड़ी एरिया में प्लांट होता है। अगर आपने कभी हिल स्टेशन पे गए हो तो पहाड़ी पर चढ़ते टाइम कभी आपको उसके कांटे चुभे होंगे, हल्के से रोए जैसे उसके स्टिंग होते हैं, वो अगर कभी चुभ जाते हैं तो सुन्न हो जाता है, बहुत जलन होती है। एक्चुअली उनके अंदर एसिड होता है और वो होता है नेटल लीव्स। एक्चुअली वो प्लांट नेटल प्लांट होता है, उसकी पत्तियों पे वो जो रोआ होता है उनके उन कांटों में होता है एक एसिड, ठीक है। तो नेटल लीव्स क्या करती हैं, हमारी बॉडी के अंदर एक एसिड इंजेक्ट कर देती है जिसके इफेक्ट को बेस लगाकर न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। लेकिन इससे यहाँ से एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि नेचुरल रेमेडी क्या होती है। इसी के आसपास जहां पर नेटल लीव्स का पौधा होता है उसी के आसपास एक पेड़ होता है जिसकी पत्तियों का रस, मतलब उसके लीव्स का एक्सट्रैक्ट जो है वो बेसिक नेचर का होता है, उसे कहते हैं डोक प्लांट, ठीक है। उसी के कहीं आसपास नेचर ने, आसपास ही होते हैं दोनों प्लांट, तो नेचर ने उसकी रेमेडी का इलाज भी उसी के आसपास बनाया हुआ है। तो नेटल लीव्स हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देती हैं एसिड जिससे जलन होती है, और डॉग प्लांट के लीव्स का जो एक्सट्रैक्ट है वो बेसिक नेचर का होता है जो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। ये कुछ हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड पीएच के कॉन्सेप्ट थे जो हमको जानने जरूरी थे और जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिसमें लास्ट वीडियो लेक्चर में आज हमने सीखा कि जो कॉमन कंपाउंड है उनके प्रिपरेशन मेथड, उनकी केमिकल रिएक्शंस और यूजेस क्या क्या थे, और हमारे डेली लाइफ में जो पीएच के यूजेस हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप वीडियो को कंप्लीट देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप पूरे जो 2-3 पार्ट हमने इस चैप्टर से रिलेटेड बनाए हैं देखेंगे तो वो वीडियो लेक्चर्स आपको देखने के बाद पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप सॉल्व भी कर पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई आपकी क्वेरी है, आप हमें कमेंट में लिख करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।